सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बहुत सारी चीजों को दर्शाओगी। हरियाणा की राजनीति ने भी दिखाओगी और आपके चरखी दादरी ने भी दिखाओगी और यूथ के लिए भी यह वीडियो बहुत खास है। जो राजनीति जानना चाहते हैं, खट्टर साहब के बारे में जानना चाहते हैं, युवा अपने बारे में जानना चाहते हैं और कैसे कोई जीरो से चल के और आज इतने बड़े स्तर पर है कि वो मुख्यमंत्री साहब के बिल्कुल राइट हैंड जैसे लगते हैं। और जब कई बार मैं कोई अपडेट दूं हूं नौकरियां पे या किसी चीज पे, तो मेरा एक छोटा सा सोर्स भी वो खुद है। अब जिन्होंने मेरे से सोर्स मेरे से अपडेट नहीं लेनी, वो भाई आप उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उनका मोबाइल नंबर नहीं डाल पाऊंगा मित्र। और यह पूरे हरियाणा को दिखा देने वाली वीडियो बहुत खास है। हमारे साथ है सुनील शर्मा जी डूडी वाले। भाई साहब नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कॉपीराइट है जय हरियाणा। भाई साहब राजनीति में कैसे आए आप, शुरुआत कैसे हुई? मैं खुल के पूरा इंटरव्यू करने का मूड है मेरा। आपका प्रश्न मूल रूप से गलत है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं कर्मचारी हूं और इस टाइम मैं HLRDC में मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। तो आपका प्रश्न ही गलत है कि राजनीति में कब आए। हाँ ठीक है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, शुरू से जुड़ा हूं, सामाजिक गतिविधियों में जुड़ा हूं और जुड़ता रहूं। शुरुआत आपने, क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैं BCom MCom MBA हूं। उत्तरी का। अच्छा, फिर इसके बाद स्टार्टिंग कोई नौकरी से करी या क्या करी? मैंने नौकरी भी करी, मैंने प्राइवेट नौकरी भी करी। प्राइवेट नौकरी क्या? प्राइवेट नौकरी एक रियल एस्टेट कंपनी थी, उसमें भी मैंने नौकरी करी। उससे पहले मैंने एक और रियल एस्टेट कंपनी थी, उसमें भी नौकरी करी। पंजाब सरकार में भी नौकरी करी, हरियाणा सरकार में भी नौकरी करी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप ये कह सकते हैं 22-23 साल से अनुभव है मेरे पास। ओके, तो आज इसलिए आप खट्टर साहब के बिल्कुल साथ कंधे से कंधे मिलकर चलते रहो। देखो मेरी तो क्या औकात है कि उनके साथ मैं कंधे से कंधे मिला के चलूं। ठीक है, उनका आशीर्वाद मेरा परम सौभाग्य है। कुछ आपके पूर्वजों के भी कर्म होते हैं, तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके साथ उनका आशीर्वाद कभी कभी मुझे मिल जाता है। आपके पास कोई ऐसी बात है जो आम आदमी जानना चाहे, मुख्यमंत्री साहब की, जो आपने यूं लगाया हमने यूं लगाया भाई सच में हमारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बिल्कुल ग्राउंड पे हैं, बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनकी कोई ऐसी दास्तां, ऐसी कोई स्थिति? दो चीजें बताऊंगा। एक बार तो मैं उनको हर मंच पर उनके बारे में बोलता हूं, उन जैसा पारदर्शी व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। और एक पक्ष बहुत कम लोगों को पता है, उन जितना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। सीरियसली? यस, जितनी लैपटॉप पर, आईपैड पर जितनी उनकी स्पीड है कंप्यूटर पर, आप किसी IIT BTech कंप्यूटर उन सबसे मास्टर हो। लागत बोले से हैं, क्या बात करते हो? जमाए बोले हैं मुख्यमंत्री साहब, नंबर नहीं होगा। जो व्यक्ति इतने साल से इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्यशाली है हरियाणा वासी, जो 9-9.5 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको आप ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकते। आज जितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद को अपग्रेड किया है, आप सोच नहीं सकते। उनको पेपर, वो हमेशा बोलते हैं पेपर क्रिएट्स करप्शन। ओके, जितनी चीजें आप खुद देखो, अभी हम देख रहे थे, आप भी घूमते, मैं भी घूमता हूं, परिवार पहचान पत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसकी तारीफ करते हैं। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो किसी भी पार्टी के द्वारा शासित प्रदेश हो उसको अपनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो पॉलिटिकली डरते हैं अडॉप्ट करने के लिए। अदरवाइज परिवार पहचान पत्र कोई छोटी योजना नहीं थी। आज मुख्यमंत्री जी के पास उनके आईपैड में, मोबाइल में, उनके लैपटॉप में ये डाटा है, जगदीप जी आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप कितना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, आपके परिवार में क्या सुख सुविधाओं के साधन हैं, आपको किस चीज की आवश्यकता है। ये इसलिए वो हमेशा बोलते हैं ना, हरियाणा एक हरियाणवी एक। कई जने बोलते हैं कि उनका परिवार नहीं है, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा पूरा परिवार हरियाणा की 3.25 करोड़ यशस्वी जनता है। मुख्यमंत्री साहब का हरियाणा में 2014 से पहले कभी नाम नहीं सुनने में आया। भाई मनोहर लाल जी भी कोई राजनेता है या संघ की तरफ से, कुकर भी नहीं सुनने में आया। हमने 2013 से पहले मोदी का नाम भी नहीं सुनने में आया। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यूं तो सबके सुन ले, इतना ही हमने उनका नाम सुना है। तो ये दोनों व्यक्ति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे खट्टर साहब, अब जब चर्चाएं चले तो इनको कहीं एक दूसरे के साथ रहे हैं, काम किया है, कोई ऐसी मोमेंट आपको पता है भाई इन दोनों के बारे में, ये वहां पे इकट्ठे थे, वहां ये काम किया, या इस टाइप से जो भी? देखो आपके प्रश्न का मैं 2 भागों में उत्तर दूंगा। पहला भाग आपने बोला कि मनोहर लाल जी को कोई जानता नहीं था। नहीं, गलत बात है। मेरे ख्याल आपके और मेरे जन्म से पहले इन्होंने संघ की सदस्यता ले ली थी जी, और प्रचारक निकल गए थे। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया हो, उसके बारे में यह कहना कि कोई जानते नहीं थे, नहीं। पॉलिटिकली जितना पॉलिटिकली एक्टिव लोग सब जानते थे, ये मन का वहम है। यूं तो जाने ही थे, लेकिन जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जब 2004 में मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। जितने भी सीएम बने उनको पहले कोई जानता ही नहीं था, सीएम बनने के बाद जानने लगे। देखो सीएम बनने के बाद आपकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, लेकिन समाज में आपका स्थान होता है। माननीय मनोहर लाल जी यहाँ हरियाणा के विभिन्न जिलों में विभाग प्रचारक भी रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं, पंजाब के संगठन मंत्री भी रहे हैं, अंत्योदय योजना का भी सारे देश का भी उन्होंने देखा है। तो आप ये नहीं कह सकते, जो व्यक्ति जिसके अंदर पॉलिटिकल जागरूकता थी, जिसके अंदर सामाजिकता थी, जिसके अंदर अंत्योदय की भावना थी, वो प्रत्येक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जानता था। मेरा सवाल फिर से मैं यही ला रहा हूं, अब मैं उसको थोड़ा सा बदल रहा हूं। जब वाराणसी से हमारे मोदी जी जब इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे 2013-14 में, तब हमारे मनोहर लाल जी कहां थे? तब हमारे मनोहर लाल जी उस चुनाव के प्रभारी थे।
बहुत कम लोगों को पता होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव के प्रभारी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी। मतलब मोदी जी जो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे उस चुनाव के प्रभारी मनोहर लाल जी थे जी। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? उत्तरी गए तो ये शॉकिंग खबर है। हाँ, देखो उन दोनों की जो आप, मैं मित्रता तो नहीं कहूंगा, जो सामंजस्य जी, जो संगठन के प्रति दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास, वो छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। आज आप देख रहे होगे कि इन जिसको आप डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, मैं पॉलिटिकली में नहीं बोलता, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे प्रधानमंत्री जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं तो इनकी बैलेंस की बात कर सकता हूं। जब दोनों आदमी बैलेंस के साथ चलेंगे तो फायदा जनता का है, फायदा आपका, मेरा और इस हरियाणा की जनता का है। आप देखते होंगे कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी में कहा कि केंद्र सरकार की सारी पॉलिसियों का इंप्लीमेंटेशन जितना माननीय मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है, जितने हरियाणा में हो रहा है, आपको किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा। इसे एक बैलेंसिंग है दोनों की। आप उसको पॉलिटिकली डबल इंजन की सरकार बोल देते हो, मैं बोलता हूं उसको बैलेंसिंग। और जितनी पारदर्शी तरीके से चल रही है यहाँ, आप योजनाएं देखो, आप सड़क देखो, कुछ देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इंडस्ट्री देखो, इंप्लॉयमेंट देखो, आज हर चीज में हरियाणा अग्रसर राज्यों में। जैसे जैसे 2004 के बाद कांग्रेस सरकार आई तो खबरें आई कि चौटाला साहब ने ये गड़बड़ की थी, ये घोटाले की थी, इतने हजार करोड़, इतना वो। अब चौटाला सरकार चली गई, अब आई सरकार 2004 से 13 तक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 14 तक। तो अब भाजपा ये कह रही है उन्होंने इतने करोड़ का वो किया, इतने करोड़ का घोटाला वो किया, इतने करोड़ का। जब वो रहते हैं तभी घोटाले सामने नहीं आते। अभी मुख्यमंत्री साहब है हमारे मनोहर लाल जी, आप कहते हो ईमानदार हैं, क्या ईमानदारी की हमें कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है भाई हाँ ये मुख्यमंत्री इसलिए हम ईमानदार हैं, बाद में इनके बारे में कोई चर्चाएं चलेंगी नहीं कभी? जैसे अब तो मैं ये कहना पता नहीं कितना सही है, 2024 का इलेक्शन आएगा, मान लो कांग्रेस सरकार आ जाती है, फिर कभी खट्टर साहब की आ जाए डील, भाई इतने करोड़ का, इतने फार्म हाउस, इतने होटल, इतनी मार्केट, इतने एससीओ इनके हैं, क्या गारंटी है? दो चीजें होती हैं इस प्रश्न के, आपके तीन। वैसे इंटरव्यू आपका है लेकिन मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री साहब के बारे में, मेरा क्यूरियोसिटी होगी सर। मेरा सौभाग्य है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मेरे से पूछ रहे, छोटे से तुच्छ से व्यक्ति से। दो चीजें होती हैं, देखो किसी भी सरकार पर टिप्पणी करने का ना आपको अधिकार ना मेरे को अधिकार, मैं इस चीज में नहीं जाता। जो खबरें चलती है लोगों में वो चलती रहती है, देखो पेपर में क्या चलता है, क्या छपता है, क्या बोला जाता है, क्या लिखा जाता है, वो अलग विषय। आपने एक अच्छा विषय उठाया कि मुख्यमंत्री जी की प्रॉपर्टी के बारे में। अब आपने अचल संपत्ति कमर्शियल कई वर्ड यूज किया, दो चीज बता सकता हूँ। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है इसी चीज से जुड़ा हुआ, करप्शन वर्ड से। दूसरा है, अभी आपने देखा होगा लाड़ी गांव में मुख्यमंत्री जी थे, हफ्ते पहले 10 दिन पहले होंगे, उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, वो भी उन्होंने दान में दे दी, वो भी उन्होंने बिल्कुल सबके सामने आके दान में दे दी। वो उनके लिए कोई भी चीज की, मेटेरियलिस्टिक चीजों की कोई वैल्यू नहीं। आपका मेरा ये सौभाग्य है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। उनके अकाउंट की जानकारी है? हाँ, उनके अकाउंट की जानकारी जो भी उनकी तनख्वाह आती है सबको होगी, आप लेकिन किसी की व्यक्तिगत जानकारी लेनी भी नहीं चाहिए हमारे को। जो उनके पास सरकार के माध्यम से पैसा आता है वो उसमें अपना भरण पोषण कर रहे होंगे। वैसे तो अगर मुख्यमंत्री मान लो मैं भी बन जाऊं तो मेरी जो घर की जमीन मैं भी दान कर दूंगा, लेकिन मैं फार्म हाउस हिमाचल में बना लूंगा, चंडीगढ़ में बना लूंगा, कहीं बना लूंगा। आज की यही तो उनका कमाल था ना। अब आप लोग हंसते थे कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पता चल जाएगा। आप आरटीआई में लो ना मनोहर लाल जी का नाम क्या है, आपको पता चल जाएगा। जब भी रिश्तेदारों के नाम से ले लेते हैं लोग। रिश्तेदार है, कोई जानते हो किसी रिश्तेदार को ना? ये जगदीप जी, मैं एक बात और बोलता हूँ जी, आप अपने आसपास नजर उठा के देखो जी, कितने पॉलिटिशियन है, सबको जानते हो, मेरा महमूद कलवाओ, सबके माता पिता का, भाई बहनों, भांजे भूंजी, सबका नाम पता होगा आपको, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आपको पता मनोहर लाल जी के पिताजी का नाम? जिस प्रदेश में आप इतने जागरूक पत्रकार जी, 10 साल से जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है जी, उसके पिताजी का नाम किसी को नहीं पता होगा। क्यों? उन्होंने परिवारवाद को अपने आप से बचा के रखा। संघ में एक ही चीज आपको व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सिखाते हैं, उसके लिए परिवार एक किस्म से संन्यास हो गया, उनके लिए परिवार में। हम आपको उनके भाइयों का नाम पता है? मैंने 2-3 भाई सुने हैं, लेकिन वो कोई काम उनके पास, वो मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको कोई ऐसी डील नहीं दी गई कि वो थोड़ा सा कुछ कमा लें ज्यादा सा। तो इस आपको सब चीजों को पता है, फिर इससे उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता नहीं चलता कि जिसके पिताजी को आप नहीं जानते ना, तो आपने तो इस प्रदेश में वो लोग भी देखे हैं, भतीजे, दामाद, भांजे, भांजियां, चाचे, ताऊ, भाई, शासन रहा। आपको पता है, मुझे भी पता है, बंधन मेरे भी हैं, बंधन आपके भी हैं, थे ना? कभी सुना है पिछले 9 साल से कि भी किसी का, मैं मुख्यमंत्री का भांजा हूं, मैं मुख्यमंत्री का भतीजा हूं, सुना कभी आपने? क्या आज ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति को, वो मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश ने देखे हैं, वो देखे हैं जिन लोगों ने अपने माँ बाप के नाम से चीजें बनाई हैं, ये कर दिया, उद्घाटन करवाए, ये नाम रख दिया। कि कोई भी ऐसा जागरूक व्यक्ति, आप जैसे तो पॉलिटिकली इतने एनालिस्ट हो, इतने बड़े चैनल चला रहे हो, आपका भी नाम है मीडिया जगत में, आपको मनोहर लाल जी के पिताजी का नाम नहीं पता, 10 साल जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो इससे आपको ये पता चलता है। कोई भाई का नाम बताओ, कोई बहन का नाम बताओ। तो मेरे भाई, उनके लिए हम और आप ही परिवारजन। क्या बात है, ये तो भावुक करने वाला माहौल हो गया भाई। मैं आपसे अब आपके बारे में पूछना चाहता हूँ, चरखी दादरी से चुनाव की तैयारी है ना? मेरा ऐसा कोई मन नहीं। देखो, 2 चीजें होती हैं। आज अगर मैं
सामाजिकता के नाते से रोहतक जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं रोहतक से आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा है, मैं सोनीपत जाऊं तो लोग पूछते हैं सोनीपत से चुनाव लड़ने की इच्छा है। ये तो सामाजिक कार्य होते हैं। चरखी दादरी से लगाव इसलिए कि मेरी जन्मभूमि है, मेरा जन्म स्थान गांव डुड्डीवाड़ा है, डुड्डीवाड़ा चरखी दादरी जिले में पड़ता है, चरखी दादरी विधानसभा में पड़ता है। अगर मैं वहां जाता हूं, कोई सामाजिक कार्य करता हूं, सामाजिक कार्य तो मैं भिवानी में भी करता हूं, रोहतक भी करता हूं, सोनीपत भी करता हूं, फरीदाबाद भी करता हूं, गुड़गांव भी करता हूं। कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जो इंटरेस्टेड लगते हैं मुझे करने में, मैं हिचकता भी नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, मनोहर लाल जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, हम सब के अभिभावक हैं, उनकी नीतियां, योजनाएं, परियोजनाएं, काम करने का तरीका, पॉलिसीज, उनकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री जी किसको कितने प्रतिशत आप कह सकते हैं कि नौकरियों में कोई गड़बड़ हुई नहीं हरियाणा? अब आप एक चीज बताओ, हरियाणा की बात, सेंटर की नहीं। हाँ, मैं सारी बातें बताऊंगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जी। अभी आपने देखा होगा कि हमने कार्यक्रम करवाया था भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में पिछले साल जी, 11 दिसंबर 2022 को कराया था मेरे ख्याल। तो उसमें हम पूरे प्रदेश में घूमे, तो उसमें एक डिमांड उभरी थी कि ईपीबीजी कोटे में ज्वाइनिंग रेडी है। अब ईपीबीजी कोटा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा ज्वाइनिंग में सहायता करेंगे। तो आज उसकी आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि वो सहायता हो रही है, लेकिन वो सहायता लोगों को पच नहीं रही, लोगों को पच नहीं रही। आज युवा वर्ग को पर्टिकुलर आप देखते होंगे, आज कोई चीजें छुपी नहीं हो सकती। ये सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, टीवी चैनल है, सब कुछ पता चलता है। जब भी सरकार कोई भर्ती निकालती है, पिछले 8-10 साल से थोड़ी सी समाज में जागरूकता भी आई, सोशल मीडिया का चलन ज्यादा हो गया। कुछ चुनिंदा वकील हैं, कुछ पर्टिकुलर वकील हैं, उनका काम जैसे नहीं होता कि वो एफिडेविट तैयार करके रखते हैं केवल नाम पता एड्रेस बदल के, तो वो लोग क्या करते हैं, भर्ती की एडवर्टाइजमेंट नंबर एचपीएससी की थी या एचएसएससी की दी थी, वो तुरंत एप्लीकेशन लगा देते हैं। भर्ती रोको गैंग, वो आप बोल सकते हो, मैं तो बोलूंगा कि वो तो नाश गैंग है। क्या भर्ती रोको गया, वो तो नाश करने के लिए युवाओं के रोजगार को हक छीनने वाले लुटेरे और डकैत हैं। गैंग नहीं है, गैंग शब्द तो बहुत पुराना हो गया। लुटेरे हैं जिन्होंने हरियाणा के बच्चों का रोजगार छीनने का ठेका ले रखा है। वो ठेका किससे ले रखा है, सुपारी किससे ले रखी है, आप पता करो, पत्रकार आप हो। मैं तो अखबारों के माध्यम से ही देख सकता हूं कि अभी मैं इसी विषय पे ही आ जाता हूं। जी जी, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि विधानसभा चुनाव तक हम 60,000 नौकरियां दे देंगे जी, 10,000 अभी दे भी दी जी, अभी पूरे हरियाणा में ही। आपके हल्के में कितने लगे? देखो, मैं तो पूरे एक डाटा देख रहा था कि भी 10 जिले तो ऐसे थे जिनमें 600-700 से ऊपर थी नौकरियां जी। अब दादरी और भिवानी दोनों मिला के 1,000 से ज्यादा बच्चे लगे होंगे। अब मैं और उदाहरण देता हूं, मेरा छोटा सा गांव डुड्डीवाड़ा, मैंने भी बताया था, पिछले 8-9 साल से मेरे गांव में दोनों डुड्डीवाड़ा मिला के 25 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी लगे। 25 से ज्यादा? गांव छोटा सा है। हाँ, गांव छोटा सा है, लेकिन हमारे गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा है। 2 गांव है, दोनों गांव में 10+2 तक के स्कूल हैं। तो सरकार ने भी प्रयास किए, मान्यताएं दी, गांव ने भी मिलकर प्रयास किया। आज 500-600 सरकारी स्कूल में बच्चे जिस गांव में पढ़ रहे हो, छोटे से गांव में सरकारी स्कूल में 500-600 यस मैंने लेके चलोगे कभी? हाँ बिल्कुल, अच्छा स्कूल है हमारे गांव का। कभी झूठ बोलते हो आप, चलो ठीक है, अच्छा स्कूल है जी, चलूंगा, देख सकते हैं, अच्छा स्कूल है। जिस स्कूल में शिक्षा का माहौल अच्छा हो तो उस गांव में बच्चे पढ़ने वाले मिलेंगे। एक खासियत और है मनोहर लाल जी की, आप किसी बच्चे की नौकरी लगी है, उससे पूछने के बजाय आप उस गांव के किसी व्यक्ति से पूछोगे फलाने का लड़का कैसा है, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा ना वो बच्चा तो निठल्लू हो, गलत लग गया। आज किसी की हक नहीं मारा जा रहा, किसी की योग्यता को हटाया नहीं जा रहा और अयोग्यता को पीछे है रहेगा। आज बेरोजगार वही है जिसके अंदर स्किल नहीं है या जो नौकरी करना नहीं चाहता। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की कमी नहीं है हरियाणा में। मुख्यमंत्री साहब तो कहा हमने 30 लाख नौकरी दे दी, 35 लाख कहां पे दी, कौन क्या मैं बताता हूं। देखो, मैं 3-4 लाख तो हरियाणा में सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी की भी कई चीजें होती हैं। नौकरी का मतलब होता है आपके परिवार की गुजर साथ में आप जीवन यापन कैसे कर रहे हो जी। कोई भी सरकार सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती जी, नहीं दे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको स्किल कर दिया, स्किलिंग आपकी इंप्रूव कर दी, आप अपना खुद भी कारोबार कर सकते हो। आप अमेरिका के अंदर जाके देखोगे कि एंटरप्रेन्योरशिप पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। हम
नौकरी मांगते हैं, वो नौकरी देने की सोचते हैं, कैपेसिटी कैपेसिटी के अलावा उनकी सोच है। एक बच्चे को जैसे 5वीं क्लास में बता दिया गया कि आपको बिजनेसमैन बनना है, तो उसके माइंड में बिजनेस 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 घुस जाएगा। गुजरात में है, हमारे गुजरात में है। हाँ है। हाँ, सही बात है। तो जो यूएसए का कल्चर था वो गुजरात में डेवलप हो रहा है। गुजरात में तो नौकरी नहीं करना चाहते हाँ, लोग, वो खुद देना चाहते हैं, कंपनियां बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हीरे के सबसे बड़े व्यापारी हैं वो। हाँ, क्योंकि उनके अंदर स्किल सेट है, माइंड सेट है। जी। हरियाणा में वो मैं दुबई गया, वहां पे सोने की जो मार्केट थी, गुजरात के लोग बैठे वहां। स्किल सेट था उनका, माइंड सेट था, उनको सिखाया गया था कि व्यापार पैसा कैसे कमाया जाता है। यहाँ भी हो रहा है। अब आपने देखा होगा, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। अब जैसे खरखोदा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, IMT और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप HSIDC की हरियाणा सरकार की मारुति आ रही। आज आप KMP से गुजर के देखोगे 900 एकड़ में इतनी शानदार तरीके से बन रही है। अगले साल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे भाई 2 लाख आदमियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। कितने आदमियों को? 2 लाख। आपकी आबादी कितनी है? 3.25 करोड़। 2 लाख को वहां मिल गया, कितने % हो गए? 1%। फर्क पड़ा? पड़ा। एक इंडस्ट्री आने से आपके 1% लोगों को एक जगह नौकरी मिल गई। तो ऐसी कितनी इंडस्ट्री आ रही है हरियाणा में, सोच के देखो। एक पीछे को संस्था थी जो आजकल आपको, जिसका नाम विधानसभा में गुजरा था, आप लोग अखबारों में भी खबर थी, ICMR, मेरे को पूरा नाम नहीं पता, उठाते देती है बेरोजगारी के, हमारे यहाँ के सेंसेक्स के। जी। कई बार क्या होता है कि हरियाणा नंबर 1 बेरोजगार है सर। वो बता रहे थे, उसके भी बता रहा हूँ, डिटेलिंग में आऊंगा। मैं कोई भी चीज आपको विदाउट फैक्ट फिगर्स नहीं बताऊंगा, बिना डॉक्यूमेंट्स कभी भी। मुझे मेरी लिमिटेशन पता है, हमें मेरे को झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। मैं किसी की प्रेज जो सच्चाई वही बताऊंगा। ICMR ऐसी कुछ संस्था थी, उसने आंकड़े दिए कि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही 21-22 में, 22 कई आंकड़े दिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मेरे को किसी ने बात थोड़ी किया होगा, क्योंकि वो मेरा नैतिक दायित्व था उस चीज को उजागर करना। उस संस्था के डायरेक्टर को मैंने चिट्ठी लिखी। उस टाइम मेरी पोस्टिंग HSIDC में, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था। जी बिल्कुल थे। मैंने ये लिखा कि आपने इन्वेस्टमेंट के डाटा दिए कि हरियाणा में, मेरे ख्याल उसने लिखा था कि 8-10 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। तो मैंने बताया, बाबूजी 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो, प्रपोजल की तो अकेली मारुति से चल रही थी। 25,000 करोड़ की इकलौती। वो इग्नोर कर रहे थे उस चीज को। मैंने पूरी फैक्ट के साथ चिट्ठी लिखी उसके डायरेक्टर को। तो ऐसी कितनी चीजें आई हैं? ऐसी कितनी। अब आप पानीपत देखो, पानीपत के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप अपनी सीमेंट की फैक्ट्री थी, वहां पेंट लगा रहे हैं। वो जो सीमेंट वाले थे, अल्ट्राटेक पेंट बना रहे हैं वहां। आप सोना में जाओ, सोना के अंदर जो आपके मोबाइल की लिथियम बैटरी है, उसके लिए बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है ATL। आप यहाँ फरूक नगर के पास पाटली हाजीपुर है, वहां अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बन रहा है। कितने हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कहीं भी जाके देखो, आज खरखोदा के अंदर मारुति है, सुजुकी है, पेंट की फैक्ट्रियां लग रही हैं। चारों तरफ इंडस्ट्री में वातावरण बन रहा है। आप उत्तर भारत में कहीं भी देखोगे, जितनी पॉलिसीज, जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते से हरियाणा एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। नौकरियां डेवलप हो रही हैं। एक फैक्ट्री लगती है, खाली आप सोचते हो कि उसके अंदर फॉरमैन ही नौकरी मिलेगी। बाहर चाय वाले बैठे हैं, ऑटो वाले बैठे हैं, ढाबे चलेंगे, गेस्ट हाउस चलेगा, पूरी चलेंगे, इकोनॉमी चलती है। सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का होता है, माहौल बनाने का होता है। आप कभी भी देखोगे, सारी चीज सरकार कभी नहीं करती। सरकार ने क्या कर दिया, एक माहौल बना दिया। माहौल बन गया तो वहां एक, मैं फर्ज करो कि जैसे एक यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे आ गए जी। उन 10,000 बच्चों के कैटरिंग के लिए 5-7 होटल खुलेंगे। होटल खुलने के लिए कैब चलेंगी, कैब चलने के लिए फिर बुक शॉप भी खुलेंगी। आप देखो, एक छोटा सा माहौल बना, एक माहौल से उसके सारी इंडस्ट्री, उसके आसपास की रेडी से लेकर रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल, कोचिंग सेंटर, बुक शॉप, चाय की दुकान, ई रिक्शा, तो इस प्रकार 30-35 लाख नौकरियां मिली। तो देखो, आपने कभी चीजें देखी हैं। अब आप ये देखो कि मुख्यमंत्री जी PP के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं हर रोज सोचता हूं कि मैं BPL से लोगों को बाहर निकालूं। ठीक बात है। अब आपकी 1,80,000 जिसकी साल की इनकम है, वो BPL, उससे नीचे। ठीक है। अगर मान लो आपकी आय 30,000 में महीना होगी, तो आप उससे निकल गए। तो रोजगार का माध्यम केवल ये नहीं है कि उसको, आज किसी आदमी ने 4 भैंस ली, भैंस से अपना जीवन यापन कर गया, रोजगार तो मिल गया उसको। जी जी जी। वो 1,80,000 की कैटेगरी से बाहर आ गया। बिल्कुल आ गया। सरकार के प्रयास थे कि भी धीरे धीरे, लेकिन कई लोगों की, हमारी एक टेंडेंसी है, हम रहना चाहते BPL में, सुविधाएं सारी हमारी BPL वाले चाहिए जी, लेकिन पैसे हमारे को सब कुछ चाहिए।
कई एक उदाहरण बताता हूं मैं, किसी के नाम नहीं लूंगा। मैं एक गांव में गया तो मैं पहली बार जनसंवाद चल रहा था, बड़ी अच्छी योजना थी, सरकार आपके पास आई थी चल के, माने प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, उससे पहले जनसंवाद मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिया था। तो जनसंवाद में मैं गांव में जाना हो गया मेरा, मैं देखने के लिए गया, जिज्ञासावश मैं वैसे ही चला गया कि भाई ये क्या है, क्या योजनाएं हैं, कैसे डील करते हैं अधिकारी। सौभाग्य से एक महिला मिली, तो वो महिला बोली कि मेरा बीपीएल का कार्ड कट गया। तो मैंने कहा एक बार डिटेल दे दो, मैंने वैसे ही जनरली उनसे पूछा। तो मेरे साथ में जो सारा ये देख रहे थे क्रिड वाले, वो बैठे थे, मैंने कहा चेक करो। तो वो ये बोल रहे कि भाई साहब महिला के 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को HKRN में नौकरी मिल गई और दोनों की तनख्वाह कंबाइंड मिलके 35,000 महीने हो रही थी, 35 या 36,000 रुपए। अब 36,000 से करके 5 लाख रुपए उनकी होगी तो मिल गई। अब वो कह रही है कि ये मेरे तो दोनों बच्चे मेरे से अलग रहते हैं, दोनों बच्चे अविवाहित, दोनों की नौकरी लगी, पॉसिबल ही नहीं है फिर। तो फिर इसका मतलब आपकी मेंटलिटी ये है कि आपको बीपीएल से बाहर नहीं आना ही। और मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं कि आपको बीपीएल से बाहर कैसे निकाला जाए, आपका जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, लेकिन आप सुधरना नहीं चाहते। कोई भी चीज सरकार नहीं कर सकती अकेली, जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा, आपसी सहयोग नहीं रहेगा। जनता के लिए पॉलिसी बनती है, लेकिन उन पॉलिसी के लिए जनता को भी कुछ ना कुछ तो समर्पण कह लो या अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। अभी मेरे पास एक मुख्य सवाल है जिस पे मैं काम भी करता हूँ, हरियाणा की नौकरियों पे जी भर्ती है, टीजीटी की, ग्रुप डी की और ग्रुप 56-57 की। ये भर्तियां कोर्ट में अटकी खड़ी हैं और आप वाली बात, वो भर्ती रोको गैंग एंड दिस टाइप ऑफ लोग इकट्ठे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या अभी एक सुनवाई 21 तारीख को भी है, क्या उनकी भर्तियां कैंसिल होंगी या उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी कि नहीं होगी, क्या कहना आपका? देखो 2 चीजें होती हैं जी। सरकार प्रोसेस फॉलो करती है। आज कोई भी एडवर्टाइजमेंट अखबार में आती है ना, वो सरकार देती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी होती है उसके पीछे, सरकार की पूरी मशीनरी की साफ गुडविल ताकत होती है। तो आप सोचते हो इजीली कैंसिल हो जाएगी, क्यों कैंसिल होंगी? जिन लोगों का मकसद, मार्केट में बातें चल रही हैं, मार्केट में वैसे चलती रहती हैं, जितना रोजगार इस पूरे कालखंड में मिला है आप सोच नहीं सकते। आज जो ये जिनको मैं ये डकैत और लुटेरे बोल रहा हूं, जनता देख रही है उनको। जिसने फार्म भरा है ना, अनपढ़ नहीं है वो देख रहा है कि भाई एक्स आदमी मेरे पीछे पड़ा रहता है, वाई आदमी मेरे कागज को वहां भेज रहा है, जेड आदमी ने ये चीज करी, वो XYZ को पहचान रहा है। जो हमारा युवा है, शिक्षित है, स्किल्ड है, उसे इंतजार है मौके का, और उस मौके के इंतजार में जो बाधा बन रहा है ना, वो प्रत्येक आदमी सोच रहा है। आप दूसरे को मूर्ख मत समझो कि आपने सोच लिया कि मुझे तो ये चीज नहीं होने देनी। सरकार अपनी पूरी ताकत लगाती है, प्रोसेस फॉलो होता है। उस प्रोसेस फॉलो होने में अभी देखा ना, अभी 60,000 नौकरी अभी कहा है मुख्यमंत्री, 10,000 तो दे दी, 10,000 दे दी जी। ऐसा कोई गांव था जिसमें नहीं लगी हो? बच्चों के दिमाग में, मतलब आपके हिसाब से कैंसिल तो होगी नहीं? बिल्कुल, कैसे हो सकती है? अब एक चीज बताओ, सरकार ने कुछ सोच के तो प्रक्रिया के तहत तो एडवर्टाइजमेंट निकालनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे कर देगी? आते हैं कि जी लोकसभा का इलेक्शन है, हमारी 2-3 भर्तियां, ये तो लोकसभा से पहले कर दो, हमारे थोड़ी शांति पड़ जाएगी, नहीं तो फिर वो आचार संहिता लग जाओगी, हमारी समस्या हो जाएगी। देखो दोनों चीजें सरकार को भी पता है, आचार संहिता का। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो 60,000 का वादा किया नौकरी देने का, वो भी मनोहर लाल जी किसी से कम नहीं है। जो मनोहर लाल जी ने आज तक कहा है, मैं इंडस्ट्री के संदर्भ में बोल सकता हूं, वो किया है। मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी है इंडस्ट्री के साथ। जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, उन्होंने उस संकल्प को बिल्कुल पूरा किया है और भरकस प्रयास करते हैं कि वो चीज जनता तक पहुंचे। तो मतलब कोशिश है कि इन लोकसभा से पहले ज्वाइनिंग हो जाए बच्चों की। वो मैं बिना तथ्य चेक करे बोलना मेरा उचित नहीं होगा, लेकिन कभी भी जो बात आपको पता है कि उनको नहीं पता होगी। सही बात है। जो बात मैं तो लास्ट ही आदमी हूं, और आप तो बिल्कुल कॉमन मैन, मैं तो बिल्कुल मैं तो नहीं हूं, आप तो नहीं हो, मैं भी बिल्कुल कॉमन मैन, मैं बिल्कुल एक, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री साहब से ये बातें होती रहती हैं आपकी, जो हम सोचते हैं, आम जनता जो सोच रही है। इंडस्ट्री की बात होती रहती है, मेरे को मौका मिलता है उनसे। देखो जो मेरा फील्ड है, मेरी बातें होती हैं ग्रोथ में, प्रोसेस में, हमेशा वो ट्रांसपेरेंसी उनके दिमाग में रहती है कि व्यक्ति को पूरा हक मिले,
किसी भी चीज में ठीक है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन इंडस्ट्री की जितनी ग्रोथ पिछले 8-9 साल में हरियाणा में हुई है, मैं ये नहीं कह रहा पीछे नहीं हुई होगी। जिस भी व्यक्ति के हाथ में कलम में तो 2-3 खुल गए ना। हाँ देखो, अब मेडिकल कॉलेज खुल रहा है हर जिले में। अब आप भिवानी, हमारे जींद में भी एम्स खुल गया। हाँ, तो अब भिवानी है मेडिकल कॉलेज कितना बढ़िया बन रहा है, सौभाग्य से। उसमें मेरे को अभी मैं देख रहा था कि अभी ये विटा के प्लांट में इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अभी 2024 से 2029 तक मान लो भाजपा आ ही जाए, मान ही लेता हूं मैं, तो आपके पास स्पेशल एजेंडा क्या है? क्योंकि आप तो उद्योग में काम कर रहे हैं, G20 भी आपने देखा ही है, तो इसको लेके मोदी साहब का, खट्टर साहब का क्या प्लान है? देखो, दो चीजें कि देखो, मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, वो सरकारों के लिए नहीं होता कि भाई इसकी सरकार आएगी, तो वो एक प्रोसेस फॉलो होना होता है कि देश की इकोनॉमी को कैसे मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणा को लेकर भी कुछ प्लान सोचा होगा। तो प्लान सोचा, तो आप देखो कि जैसे प्रॉपर्टी आईडी, मुख्यमंत्री हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, आपको चीजों का समुचित लाभ नहीं मिलेगा। अब आप देखोगे कि ये मोबाइल फोन है जी, आज, चाहे आप इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा देखो, चाहे आप इसमें परिवार पहचान देखो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी आईडी देखो, चाहे यूएलबी की कोई साइट देखो, चाहे कोई इंडस्ट्री की देखो, सब कुछ होना भी चाहिए। आज मैं एक छोटा सा बात बताऊं आपको, आप समझ में आएगी। एक व्यक्ति मिला मेरे को अभी जी, पशुओं का बीमा होता है जी, सरकार उसमें कुछ प्रीमियम देती है जी, तो उसका भी कोई पोर्टल नहीं था। तो एक साधारण व्यक्ति ने कहा, भाई इसका ही पोर्टल बनवा दो। एक साधारण आदमी कह रहा, भाई इसका पोर्टल बनवा दो ताकि हम अपने यहाँ घर से बैठे बैठे कर सकें, हमें किसी दफ्तर में ना जाना पड़े, सरकारी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़े। तो ये जो पोर्टल बोलते हो, तो बहुत अच्छी चीज है। आज आप चाहोगे कि उठ के वहां तक जाओ, सही बात है। आज तो हर चीज आप चाहते हो कि मेरे सामने ही हो, मुझे पता चले। अब जैसे ऑटो अपील सिस्टम था, आस बोलते हैं, ये छोटी चीज नहीं है। जितने भी काम थे सरकार के विभिन्न विभागों के, सबकी टाइम लिमिट थी, राइट टू सर्विस एक्ट था, उसको अब और एक स्टेप फर्दर ले गए मुख्यमंत्री जी, उसको ऑटो अपील सिस्टम बना दिया। आपको 30 दिन के अंदर वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे वाले उसमें चले जाएंगे कैटेगरी में जो आपसे वरिष्ठ अधिकारी है। उसके बाद हर व्यक्ति के दिन फिक्स है, अगर कोई व्यक्ति उसको काम नहीं कर पाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। कमीशन के ऊपर पूरा अधिकार है कमीशन को जुर्माना करने का। तो जो व्यक्ति चाहे सरकारी कर्मचारी है, कुछ भी हो, उसको काम करना, तो वो काम सब करते, मैं नहीं कह रहा कि काम, लेकिन एक सीमा फिक्स कर दी, आपको वो काम करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई, जैसे वो बिग बॉस नहीं चल रहा, देख रहा है, सब देख रहा है वो, हाँ देख रहा है। और ये जो परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, ये सारी चीजें देख रही है सरकार, देखना भी चाहिए, निगरानी में होना भी चाहिए, कोई इसमें गलत नहीं है। जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना समाज के लिए भी अच्छा है। आपका परसों का कार्यक्रम कहाँ का है? पर अभी एक हमने छोटा सा प्रयास शुरू किया आज भी किया था आपने? हाँ, आज भी किया था। मैं एक बार बोंद गया, तो बोंद गांव में वहां के लोकल लोग मिले, वो बोले कि धीरे धीरे नशा हमारे बोंद में भी आता जा रहा है। तो फिर हम एक संकल्प किया कि एक नशा मुक्त दादरी अभियान चलाया हमने, जिसमें एक साइकिल मैं भी चलाता हूँ, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं 3-4 गाँव में जाके 15-20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, और कोशिश करते हैं लोगों को नशे की बारे में बताएं कि उसके नुकसान क्या है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यात्रा निकाली थी, साइक्लोथॉन, पूरे हरियाणा में गुजरी थी। तो हमने सोचा कि उस इतना बड़ा तो हम है नहीं कि भी हम हर जगह पहुंच जाएं। अब हम उस यात्रा को एक जिले में ले जाके गांव ढाणियों तक लेके जाएंगे, लोगों को सरकार की पॉलिसी के बारे में अवेयर कराएंगे। अब सरकार कहां तक जाएगी? सरकार तो आपको बता सकती है कि नशे के नुकसान क्या है, रोक सकती है, पकड़ सकती है, पुलिस कहां तक जाएगी? अगर मैं मेरे जीवन काल में 50 लोगों, 100 लोगों, 500 लोगों तक भी ये अभियान में पहुंच के उनका नशा छुड़वा दिया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। ठीक बात है। हम 65 के 65 गांव है दादरी के, और शहर के 21-22 जितने वार्ड हैं उन सब में हम जाएंगे। 8-9 गांवों में हम जा चुके हैं, 14-15 वार्डों में हम जाए। तो 3 तारीख को हमने इस कार्यक्रम का समापन रखा है गांव बोंद में, जिसमें जो आदमी साइकिल पे सवार हुआ, जो हमारे साथ रहा, हमने सबको आमंत्रित किया है कि 3 मार्च को रविवार है, एक परिवार मिलन सम्मेलन कर रहे हैं नशे के खिलाफ, जिसके अंदर कोई डंडा नहीं, कोई झंडा नहीं, पॉलिटिकल हमने कोई बात नहीं करनी कहीं भी किसी मंच पे, केवल सामाजिक शिक्षा और नशा करो, शिक्षा का करो, नशा करो,
परिवार का करो, आप अपनी फैमिली को देखो, खेल कूद का नशा करो। जितने भी गांव में युवा क्लब हैं, व्यायामशाला खुली हुई हैं, जितने भी नेहरू युवा केंद्र से बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी गांव की स्पोर्ट्स के यूथ क्लब थे उनके साथ मिल रहे हैं। महिलाओं को भी बता रहे हैं कि भाई नशे में सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो महिला होती है जी। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा को 65 गांव में ले जाके 3 तारीख को भव्य समापन हो इसका। 3 तारीख को भव्य समापन बोंद में 3 मार्च को। परसों का कार्यक्रम कहाँ है आपका? परसों सांवड़ गांव में सोचा हमने। सांवड़ दादरी में, ये दादरी में पड़ता है, तो सांवड़ गांव में साइकिल के आसपास सांवड़ है, रानीला है, सांकरोड है, बोंद है। यहाँ हमारी टीम साइकिल के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी। देखो हम तो एक बता ही सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि नशे के ये नुकसान है, साहित्य बांट सकते हैं जो हरियाणा सरकार भी चाहती है। आज कोई भी सभ्य समाज नशे को नहीं चाहता। मैं खुद भी, मैं कभी कोई चीज नहीं बोलता व्यक्तिगत। मैं पहले मेरे अंदर भी एक था कमी कि मैं धूम्रपान करता था, गांव में सीख गए थे, लेकिन आज मेरे को खुद पता है कितनी दिक्कत हुई। 15 साल हो गए मैंने आज किसी भी तंबाकू का कोई भी सेवन नहीं किया। पहले हुक्का पीने की आदत थी, कभी कभी पी लेते थे, वो भी छोड़ दिया। लेकिन आज आप लोग देखोगे कि बहुत से बच्चे भाईचारे के नाम पे हुक्का पीने लगे, यंग बच्चे +1 +2 के। क्या भाईचारा है? कोई भाईचारा नहीं है, नशे का कोई भाईचारा नहीं होता। भाईचारा करना ना, पढ़ो ना बैठ के। आपके सामने अभी मुख्यमंत्री बैठ के पढ़ो। आपने मुख्यमंत्री जी इतने यशस्वी मुख्यमंत्री 60,000 नौकरियों की घोषणा करी है, तो आपके लिए तो है वो। आप हुक्का पीते रह जाओगे, जो पढ़ने वाले बच्चे नौकरी ले जाएंगे, फिर आप कहोगे कि हमारे को नौकरी नहीं मिली। भाई दूसरी पार्टियां झंडा उठाओगे भाई, जो नेचुरल बात है। जो बच्चा पढ़ेगा, खेलेगा, व्यायाम करेगा, वो उसका दिमाग तेज होगा, वो नौकरी लगेगा। आप 3 घंटे होके की बजाय 3 घंटे कोचिंग सेंटर पे क्यों नहीं लगाते? आप तैयारी करो उसकी पेपर की, आप अपने फिजिकल की तैयारी क्यों नहीं करते? भाई हुक्का हमारे रहने की कोई शान नहीं है, मुगला की शान थी या फिर भी इसने पियो तो तारी इच्छा है। मैं तो कभी भी ये रहता हूँ कि देखो ये कोई भाईचारा नहीं होगा। भाईचारा बनाओ, शिक्षा का भाईचारा बनाओ, ग्रुप स्टडी करो। आप जाओ इकट्ठे होकर सुबह दौड़ मारने जाओ, आप मारो 10 किलोमीटर दौड़, उसमें बनाओ ना भाईचारा। उसमें फिर आपको भाईचारा नहीं चाहिए, वो आपको अकेला करना पड़ेगा। संगत बड़ी खतरनाक चीज होती है। चाहे आप अच्छी संगत में जाओ, अपने बड़े बूढ़े क्या बोलते थे, संगत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आज आप देखो कोई आपको धक्के से कोई किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके सर्कल के बारे में जानो। हाँ, आपको सब कुछ पता लग जाए कैसा व्यक्ति किसके साथ बैठता है। सही बात है। आज आप किसी के साथ रिश्ता करने जाते थे, पहले बड़े बूढ़े संगति तो देखते थे कि बेचारा कड़र है, कड़प पड़ा, उसके यार दोस्त कैसे हैं। जो बच्चा जिस ग्रुप में रहेगा, अब जैसे ही बच्चा कॉलेज में जाता है, उसको अचानक से एक दूसरे संसार में आ जाता है। आपको उसी कॉलेज में कैंटीन, मैं भी कॉलेज में गया, मैंने भी पीजी करी, दो आपने भी करी। आपको उस कॉलेज में हर तरह के लोग मिलेंगे। एक तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिगरेट सुट्टा पी रहे होंगे, दूसरे कैंटीन में और कुछ नशे करते हैं। आजकल तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। ऐसा संगत भी होगी जो पढ़ने वाले आपकी सरकार है तो हो रहा है जी बुरा हाल। देखो सरकार आपकी भी जितनी मेरी है ना, सही बात है। सरकार, मैं पहले भी कहा था, सरकार प्रयास कर सकती है, नशा पकड़ सकती है। आप बता दोगे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन सरकार एक एक व्यक्ति के पास जाके थोड़ी कहेगी ये सिगरेट फेंक दे, हुक्का हटा दे। माँ बाप क्या कर रहे हैं फिर? माँ बाप हम भी तो है ना। सही बात है। स्कूलों के अंदर मैं 4-5 स्कूलों में भी गया अभी। अच्छा जी। मैं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ मिला। अभी बोंद गांव में स्कूलों ने फ्लैग मार्च किया, यात्रा निकाल ली है। 1000 बच्चे थे, उन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं के, बहुत बड़ा गांव है, बच्चों ने गांव में यात्रा निकाल ली। मैंने उनके बच्चों को कहा आप अपने परिवार में बात करो, बच्चा अपने घर पे ही सीखता है। अगर नशा जब बच्चा करता है, जब उसको एकांत मिलता है या वो थोड़ा सा अवसाद में गिर जाता है। अगर परिवार, पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, परिवार में बच्चा ठीक पलता है, देखभाल ठीक होती है, दुख सुख में उसको साथ मिल जाता है। कुछ न्यूक्लियर फैमिली भी होगी आजकल, उसके भी अपने नुकसान है। लेकिन चीजें हैं, कुछ समाज का भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो भाई प्रोग्राम है परसों सावड़ गांव में और चरखी दादरी में। यो गांव है, और गांव इसलिए पूछा क्योंकि मैं हमारे सुनील जी का नंबर तो नहीं डाल सकता, लेकिन जिन यूथ ने अपनी नौकरियों की चिंता उड़ा जाकर मिली है भाई, उन्हें पकड़ लियो और आपसे बहुत सारी बातें बता सके। क्योंकि ऑनलाइन इस टाइम मीडिया में और वीडियो में खुलकर कोई बात हो नहीं सकती। जिन भर्ती वाला ने, जिस युवा ने अगर कोई खास बात, पर्सनल बात पूछनी तो सावड़ गांव में चले जाइयो। आपका पूरा ग्रुप, पूरी टीम, हमारे सुनील जी वहां मिलेंगे और ऐसा इंटरव्यू कभी हुआ नहीं होगा जैसा आज आपने देखा। फिलहाल ये वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।